हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंटेंसी के। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई द वैल्यूएशन क्राइटेरिया। ठीक है, किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो हर एक चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कभी ना कभी डेबिट है वो फिर कभी क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा यूज़ किया जाएगा किसके लिए, बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो इस अजम्पशन के साथ करता है उसको लॉस होगा। ठीक है, अब अब देखते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिज्म बाकी तीनों में और डुअल एस्पेक्ट बाकी तीनों में यूज़ हो रहा है फर्स्ट को छोड़ के, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही है। गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, बिजनेस जब भी स्टार्ट करता है तो एंडलेस पीरियड तक चलता रहेगा। ठीक है, अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लिया कि कस्टमर से कोई, ये शॉपकीपर 1000 रुपीज़ लेता है एडवांस में कि वो उसको प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, तो उससे तब तक वो रेवेन्यू कंसिडर नहीं कर सकता जब तक कि प्रोडक्ट उसे डिलीवर ना हो जाए, तब तक वो एक लाइबिलिटी कंसिडर करेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़, हर एक असेट जब भी परचेज किया जाएगा तो उसे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडर हैज़ मेड अ सेल ऑफ 75,500 आउट ऑफ विच कैश सेल्स अमाउंटिंग टू 25,000। मतलब इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी इंक्लूडेड है, और जब भी क्रेडिट और कैश दोनों ट्रांजैक्शन होती है तो हमेशा अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर नीडेड। हमें किस किस केस में अकाउंटिंग एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एक्सपायर नहीं होते, लॉसेस को हम सेट ऑफ करने के लिए एस्टिमेट्स नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री को कभी ना कभी ऑब्सोलीट हो जाती है, मतलब नो यूज़ हो जाती है, तो उसके लिए हमें पहले से ही एस्टिमेट बना के रखना पड़ता है कि कब तक ये होगी। इसके लिए हम प्रोविज़न और रिजर्व भी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, दिवाली एडवांस गिवन टू एन एम्प्लॉय। ठीक है, दिवाली एडवांस अगर एम्प्लॉय को दिया जाता है तो क्योंकि ये एक एडवांस दिया जा रहा है, ठीक है, ये बोनस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, नॉट एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये कैसे ना कैसे वो रिकवर हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, फर्म हैज़ रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 1,47,000 फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग थिंग। पहला है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट 23,000 हैज़ बीन टेकन एज एन एक्सपेंस। ठीक है, जबकि ये तो एक्सपेंस है नहीं, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट तो है नहीं, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, इसको वापस उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1,70,000। द फर्म एंटिसिपेटेड प्रॉफिट 12,000 ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। जब तक वो फर्नीचर सेल नहीं होगा, रियलाइज नहीं होगा, तब तक उसको हम प्रॉफिट कंसिडर नहीं कर सकते, तो 12,000 माइनस हो जाएगा। तो अब कितना बचा, 1,58,000 रुपीज़। अब सैलरी ऑफ ₹7,000 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर नॉट हैज़ बीन टेकन इन अकाउंट। तो इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1,51,000 रुपीज़। अब है, एन एसेट ऑफ 85,000 परचेज फॉर 75,000। ठीक है, वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट 85,000। अगर 85,000 में हमने उसे रिकॉर्ड कर ही लिया है तो ना ही ये प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन, तो रिपोर्टेड प्रॉफिट था 1,47,000 रुपीज़, असेट असेट था 23,000 जो कि ऐड होकर 170 हो गया, माइनस 12,000 158, माइनस 7,000 जो कि 151,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा अप टू ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तक जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो बुक कीपिंग का पार्ट होता है, क्लासीफाई लेजर में होता है, समराइज जब भी करते हैं तो वो हम फाइनेंशियल में करते हैं, एनालाइज भी तभी होता है। रोहित कैरिंग एन रियल एस्टेट बिजनेस सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड। क्योंकि लैंड उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये हमेशा रेवेन्यू कहलाएगा, कभी भी कैपिटल नहीं कहलाएगा, और इसको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन असेट्स एंड लाइबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट गोज टुगेदर। ठीक है, जब भी हम किसी इनकम को मेज़र करते हैं तो वो हमेशा हमेशा ही पूरे साल के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि ईयर एंड पे हमें प्रॉफिट देखना होता है, तो मतलब पीरियोडिसिटी फॉलो किया जाएगा। अक्रूवल का मतलब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं करनी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड करनी है। ठीक है, और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम देखने के लिए हमें मैचिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसको हमेशा रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर से मैच करते हैं, तो इसी के लिए इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसीलिए फाइनेंशियल डेटा को जब भी हम क्या कहते हैं एक्सप्लेन करते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। अ ट्रेडर परचेज गुड्स ऑफ 25 लाख ऑफ विच 70% ऑफ गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, एट द एंड 31st December 2009, the market value of such good was 50,000, but he considered 7,50,000, which means he didn't which means he didn't make provision। तो जब भी वो प्रोविज़न और रिजर्व नहीं मेंटेन करता है, एक गलत एंटिसिपेशन के साथ चलता है, तो वो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, इनमें से कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, पहला है ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बिल्कुल सही है। ऑल रियल यानी असेट्स, ऑल पर्सनल अकाउंट यानी कि कैपिटल, वो बैलेंस शीट में ही जाता है। नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू पी, ये भी सही है। सारी इनकम और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ईच अकाउंट इज़ ओपन सेपरेटली इन लेजर, ये भी सही है, क्योंकि लेजर में हम हर एक अकाउंट के लिए सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, जैसे कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सब। रेंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल गलत है। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये गलत है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो गया, हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, जो कि हमको पे करना है, तो ये एक्सपेंस नहीं है हमारे लिए, इसीलिए हम नॉमिनल नहीं कंसिडर कर सकते, तो डी आंसर इसका सही है। इज़ रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखिए, सोशल अकाउंटिंग होता है नेशनल इनकम से रिलेटेड, तो ये नहीं हो सकता। नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसमें पूरी कंट्री को कंसिडर करा जाता है, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी डेवलप हुआ है, तो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है ये। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ वगैरह का डेटा ही इंक्लूड किया जाता है। स्टीवर्ड अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें हम पूरी एंटिटी का डेटा रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट, सारे डेटर्स का, क्रेडिटर्स का। ठीक है, डेट, क्रेडिट, कैपिटल, एम्प्लॉयड, सब। तो स्टीवर्ड अकाउंटिंग सही है, इसका मतलब आंसर ए। इफ़ नथिंग इज़ गिवन इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नहीं गिवन होता है, तो इसका मतलब सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बी आंसर इसका सही हो गया। 14 क्वेश्चन, द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, किस अकाउंटिंग के थ्रू, सेपरेट एंटिटी या एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसमें माना जाता है कि बिजनेस और उसका ओनर अलग होता है। अगर बिजनेस को 50,000 का प्रॉफिट होता है, तो ये सिर्फ ओनर का प्रॉफिट नहीं है, ये बिजनेस का प्रॉफिट है। ठीक है, उसमें अलग अलग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स आर हेल्ड बाय बिजनेस। ठीक है, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस होल्ड करता है, तो वो हमेशा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करता है, मतलब अपनी इनकम के लिए करता है। ठीक है, उसको कैश सेल करके कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं, अगर वो कैश में कन्वर्ट करने के लिए करेगा तो उसे रोकेगा नहीं, रीसेल करता रहेगा। ठीक है, ए और सी सेम ऑप्शन है, तो इसका आंसर है बी। 16, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्पेसिफाई द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही एक एग्जांपल दिया है कि उसे तब तक रेवेन्यू कंसिडर नहीं करते जब तक वो रियलाइज़ नहीं हो जाती। ठीक है, गोइंग कंसर्न भी नहीं है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या, बिजनेस एंडलेस पीरियड तक चलेगा। तो इसका आंसर है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब हम हमेशा अपने एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करते हैं, ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चले। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। जब भी अर्निंग कैपेसिटी या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हम खर्च करते हैं,
तो वो हमेशा कैपिटल नेचर का होता है, तो वो इसका डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, कैपिटल लॉस भी नहीं होगा, इसका आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी कंसिस्टेंसी की बात करें अकाउंटिंग में तो वो हमेशा ही उसके मेथड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर मीन्स अकाउंटिंग मेथड एंड प्रोसीजर शैल बी फॉलोड यूनिफॉर्म बेसिस, ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंच सकें। नेक्स्ट, चेंज इन कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर में, कैपिटल अकाउंट में कब चेंज होगा, या तो बिजनेस को लॉस हो या प्रॉफिट हो, या और वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करे या कैपिटल विड्रॉ करे, ठीक है। तो एक इसमें से जो तीनों ऑप्शन है तीनों सही है, ठीक है। अगर वो कैपिटल विड्रॉ करता है तो कैपिटल रिड्यूस भी होती है, वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, इफ़ वन ऑफ द कार परचेज बाय कार डीलर इज़ यूज फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। जब भी जिस बिज़नेस से वो रिलेट करता है वैसी ही कोई चीज़ खरीदे तो वो हमेशा परचेज अकाउंट उसका क्रेडिट चला जाता है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और एक असेट आई है मतलब असेट बढ़ी है तो डेबिट में आ गया मोटर कार अकाउंट, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट, इफ़ वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, जब भी बिजनेस को की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है तो वो कैपिटल नेचर का होता है, तो इसको हम वेजेस में नहीं लिखेंगे क्योंकि वेजेस एक एक्सपेंस है। तो इसकी की जो करेक्ट एंट्री है वो क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रेमिसेस डेबिट होगा क्योंकि प्रेमिसेस की वैल्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट अपीयर इन अ बैलेंस शीट, हम लोगों को कंसिडर नहीं कर सकते बैलेंस शीट में, क्यों, क्योंकि इनको हम मनी के तौर पे मेज़र नहीं कर सकते। सैलरी को हम कर सकते हैं, वेजेस को कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है तो उसको हम नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट में कि वी हैव एम्प्लॉयड 10,000 एम्प्लॉयज़। तो ये क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, ठीक है, विच कैन बी मेजर इनटू मनी। तो इसका आंसर सी हो गया। 23, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन अ डेप्टर, ठीक है, हमेशा जब भी डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करा जाता है तो वो प्रोविजन तो हमेशा प्रोविजन को माइनस करके करा जाता है। हम डिस्काउंट तब देंगे जब हम पहले अपना प्रोविजन देख ले कि हमें इससे लॉस तो नहीं होने वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड होता है, कैश हमारे लिए असेट है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे। अब पहले ये देख लेते हैं कि असेट होता क्या है। असेट क्या होता है कि एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और विच आर इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम असेट्स, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्योंकि ये कैश की फॉर्म में है तो ये पहले से ही एसेट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब हमने कुछ इन्वेस्ट करा उसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है परचेज, जब भी हम परचेज करेंगे गुड्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, यानी कि ये भी एक एसेट है। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट ये हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी है, मतलब ये हमको कभी ना कभी पे करनी है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या है, सी। 25, वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी प्रोप्राइटर निकालेगा तो उसके लिए ड्राइंग है, चाहे वो फर्नीचर निकाले, चाहे वो गुड्स निकाले, चाहे वो कैश निकाले, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है। गुड विल बी इंटेलिजिबल एसेट हो सकती है, जैसे अगर किसी कंपनी का इंश्योरेंस का बेचने का काम है, ठीक है, तो इंश्योरेंस एक इंटेजिबल एसेट है, ठीक है, तो ये सही है। सन्ड्री डेटर्स मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है तो ये कभी ना कभी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये हमारे लिए एसेट है, ठीक है। और करंट नेचर है क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा। लूज टूल हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ये हमको कभी ना कभी पे करना है, तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। एम एस स्टेशनरी मार्ट विल बी डेबिटेड द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू, ठीक है, क्योंकि ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। जब भी उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होगा कुछ तो वो हमेशा उसके लिए गुड कहलाएगा, और गुड्स की एंट्री हमेशा परचेज और सेल्स अकाउंट में होगी, तो इसका आंसर है ए। स्मॉल आइटम्स लाइक पेंसिल, पेन, फाइल्स एक्सेट्रा आर रिटर्न ऑफ विद इन अ ईयर
अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अगर हमने कुछ भी पेन पेंसिल ये सब एक छोटी मोटी चीज़ें खरीदी है, ठीक है, और ये सब हमें उसी साल में वापस करनी है, तो ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका आंसर क्या है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मान लिया कि एक बिजनेस का करोड़ों रुपए का बिजनेस है, तो वो इन छोटी मोटी चीज़ों को नहीं लिखेगा, वो सिर्फ उन चीज़ों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा जो उनके लिए क्या कहते हैं, कोई ना कोई वैल्यू रखते हो, ठीक है। मतलब आ, मतलब जैसे बैलेंस शीट है, तो वो उसमें वो इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं लिखेगा, वो एक स्टेशनरी अकाउंट खोलेगा, उसमें ही सबको सम अप करके लिख देगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट केवल वो चीज़ें ही रिकॉर्ड करेंगे जो कि मटेरियल नेचर है, और एक बड़े बिजनेस के लिए ये सब चीज़ें मटेरियल नहीं है, ये तो बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, और इनको अगर बैलेंस शीट में वो शो करने लगे तो 70-80 पेजों की बैलेंस शीट बन जाएगी। तो इसका आंसर है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वही करना है। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या है, बिजनेसमैन हमेशा इस इंटेंशन के साथ बिजनेस करता है कि उसको लॉस होगा ही होगा, इसीलिए वो प्रोविजन और रिजर्व क्रिएट करता है। रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब तक हम प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते, ठीक है, तब तक जब तक वो रियलाइज़ नहीं होता तब तक हम उसे रेवेन्यू कंसिडर नहीं कर सकते। अब देखते हैं 29th क्वेश्चन, बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ओनर और बिजनेस अलग होता है, सेपरेट एंटिटी, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है 30th, द पॉलिसी ऑफ एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइजेज ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। जब भी सिर्फ लॉसेस की बात करें वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी। थैंक यू। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगा, ठीक है।